नमस्ते। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत में हुए एक बिल्कुल अचानक और बेहद वायरल डिजिटल विद्रोह की, जिसे नाम दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी। हम यहां दिए गए सोर्स मटेरियल के आधार पर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो कहानी शुरू होती है 15 मई से। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और तभी चीफ जस्टिस की तरफ से एक ऐसी टिप्पणी आती है जिसने तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिलती वो कॉकरोच की तरह मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। अब आप ही सोचिए, देश भर के बेरोजगार युवाओं को ये बात कितनी चुभी होगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके जले पर नमक छिड़क दिया हो। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, आखिर कैसे एक कोर्टरूम की टिप्पणी, जिस पर अगले ही दिन सफाई भी दे दी गई थी, उसने इतने बड़े और पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड ऑनलाइन आंदोलन को जन्म दे दिया। मतलब एक अपमान से शुरू हुई बात एक बड़ी डिजिटल क्रांति में कैसे बदल गई। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि चिंगारी को आग बनने में कितना कम समय लगा। देखिए, 15 मई को वो कॉकरोच वाली टिप्पणी आती है। 16 मई को चीफ जस्टिस कहते हैं कि उनकी बात को गलत समझा गया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। अमेरिका में बैठे एक पूर्व पॉलिटिकल रणनीतिकार अभिजीत दीपके इस पर एक तंज कसते हुए ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट भयंकर वायरल हो जाता है। इसके कुछ ही समय बाद बाकायदे एक पूरी वेबसाइट लॉन्च हो जाती है, cockroachjntaparty.org, जो कल तक सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन थी, वो अब एक प्रॉपर डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुकी थी। अब जरा इस आंदोलन के स्केल को देखिए, जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। 15 मिलियन, जी हां 1.5 करोड़। इस पार्टी ने देखते ही देखते रिकॉर्ड समय में इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ फॉलोअर्स का एक विशाल आंकड़ा पार कर लिया। और अगर हम इस डेटा की तुलना करें तो तस्वीर और भी हैरान करने वाली लगती है। इस व्यंग्यात्मक पार्टी ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के 8 मिलियन फॉलोअर्स के आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ दिया। और नेशनल पार्टी कांग्रेस, वो तो इस रेस में कहीं पीछे छूटती नजर आ रही है। सोचिए, एक मजाक के तौर पर शुरू हुई पार्टी ने देश के सबसे बड़े और स्थापित राजनीतिक दलों के डिजिटल वजूद को कितना छोटा साबित कर दिया। लेकिन यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि फॉलोअर्स की ये बाढ़ सिर्फ किसी मीम या जोक की वजह से नहीं थी। सोर्स मटेरियल स्पष्ट करता है कि इसके पीछे एक असली और बहुत गहरा सामाजिक आर्थिक गुस्सा था। पिछले 7 सालों में 60 बार नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक होना, भयंकर बेरोजगारी, आर्थिक लाचारी और इतना ही नहीं, नए आईटी नियमों के जरिए स्वतंत्र मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिशें और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर एनएसए जैसे सख्त कानून लगाना, ये सब वो मुद्दे थे जिन पर युवाओं का गुस्सा काफी लंबे समय से उबल रहा था। सोर्सेस के मुताबिक ये आंदोलन किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये गुस्सा दोनों तरफ है। एक तरफ ये सरकार की उदासीनता और उनके अधूरे वादों के खिलाफ एक कड़ा विरोध है, तो वहीं दूसरी तरफ ये पारंपरिक विपक्ष की नाकामियों और उनके पास कोई विजन न होने पर भी एक करारा तमाचा है। साफ शब्दों में कहें तो युवाओं को लग रहा है कि कोई भी पार्टी उनके भविष्य की बात नहीं कर रही है। खैर, जब भी कोई ऐसी अप्रत्याशित चीज इतने बड़े लेवल पर पहुंचती है तो सिस्टम का रिएक्शन आना तो तय है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सरकार की तरफ से ऑफिशियल डिजिटल क्रैकडाउन शुरू हुआ और इस आंदोलन के मुख्य ट्विटर हैंडल को फौरन सस्पेंड कर दिया गया। पर इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। क्रैकडाउन से बचने के लिए इन्होंने एक बेहद चालाक सर्वाइवल रणनीति अपनाई, जिसे डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक सिस्टम कहा जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही मॉडल है जैसा ईरान वगैरह में देखा गया था। इसका मतलब यह है कि ताकत किसी एक केंद्र में नहीं होती। अगर मुख्य अकाउंट या लीडर गिर भी जाए तो क्षेत्रीय इकाइयां बिना किसी सेंट्रल कमांड के अपना काम खुद ब खुद जारी रखती हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही अथॉरिटीज ने मेन अकाउंट को सस्पेंड किया, यूजर्स ने खुद ही दर्जनों नए क्षेत्रीय हैंडल और लोकल चैप्टर बना लिए, बिल्कुल उस कीड़े की तरह जिसके नाम पर इस पार्टी का नाम है, यानी कॉकरोच। एक को मारो 5 और निकल आते हैं। ये बहुत साफ साबित करती है कि एक डिजिटल अकाउंट को डिलीट करना तो बहुत आसान है, लेकिन एक डिसेंट्रलाइज्ड विचार को खत्म करना लगभग नामुमकिन है। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनके व्यंग्य के पीछे छिपा एक बेहद ही सीरियस और मजबूत 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो। ये लोग मांग कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस, सेना के अधिकारियों या चुनाव आयोग को रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद न दिया जाए। अगर चुनाव आयोग वैध वोटर्स का नाम काटता है तो उन पर यूएपीए के तहत केस हो, 50% महिला आरक्षण हो और मीडिया एकाधिकार पर बैन लगे। इसके अलावा दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन और एक बड़ा वर्चुअल जेनजी कन्वेंशन कराने की मांग।
देखिए, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि जवाबदेही और बड़े चुनावी सुधारों की बहुत ही गंभीर मांगे हैं। अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी की इन बिल्कुल स्पष्ट और आक्रामक मांगों की तुलना मौजूदा पारंपरिक विपक्ष के 2029 के विजन से करते हैं तो एक बहुत गहरी खाई नजर आती है। सोर्सेस साफ बताते हैं कि युवा नेटिजन्स आज खुद को पारंपरिक पार्टियों से बिल्कुल कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन पार्टियों के पास भविष्य का कोई स्पष्ट ब्लूप्रिंट या युवाओं को उत्साहित करने वाला कोई विजन ही नहीं बचा है। और इसी स्पष्टता के साथ आता है इनका सबसे पहला एक्शन पॉइंट, पेपर लीक के मुद्दे पे शिक्षा मंत्री का तुरंत इस्तीफा। इस आंदोलन का बिल्कुल साफ मानना है कि जब इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक हो रहे हैं और लाखों युवाओं का करियर बर्बाद हो रहा है, तो किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। टॉप पर बैठे व्यक्ति की जवाबदेही तय करना ही इनका पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है। यहाँ से हमें विरोध प्रदर्शन के एक बिल्कुल नए और बेहद असरदार तरीके का पता चलता है, जिसे सोर्स डिजिटल सत्याग्रह का नाम देते हैं। इसमें सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करने के बजाय एक नई रणनीति अपनाई जा रही है। पहला, डिजिटल पिकेटिंग, यानी नेताओं के ईमेल और कमेंट्स को सवालों से भर देना। दूसरा, डिजिटल असहयोग, जिसमें नेताओं के झूठे वादों को सामूहिक रूप से ऑनलाइन नकारा जा रहा है। और तीसरा, मास अकाउंटेबिलिटी, यानी फेल हो रहे मंत्रियों के डेटा पर आधारित रिपोर्ट कार्ड रोजाना शेयर किए जा रहे हैं। अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से दो रास्ते निकलते हैं। पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हुए हालिया युवा विद्रोहों का डेटा हमें एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी देता है। अगर सिस्टम दमन का रास्ता चुनता है, अकाउंट सस्पेंड करता है और कड़े आईटी कानून थोपता है, तो इतिहास गवाह है कि इसका नतीजा एक विस्फोटक युवा विद्रोह होता है। लेकिन अगर वे सुनने का रास्ता चुनते हैं, युवाओं को शांतिपूर्वक अपनी भड़ास निकलने देते हैं और उनकी असली समस्याओं को हल करते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक स्थिरता आती है और तनाव खत्म होता है। तो अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ता है। अगर युवाओं की शांतिपूर्ण डिजिटल अभिव्यक्ति का इसी तरह लगातार गला घोंटा जाता रहा, तो क्या हम अनजाने में ही भविष्य के लिए किसी बेहद विस्फोटक और जमीनी स्तर के भयंकर रिएक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें वक्त रहते ढूंढना होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।